जय हिंद प्यारे बच्चों। ये मेरे हाथ में नीट का सिलेबस है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एक एक टॉपिक को उठाकर मैं आप लोगों को बायोलॉजी समझाऊंगा। तो आप सभी लोगों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और छोटे छोटे टॉपिकों को उठाकर मैं आप लोगों को उसके क्या कॉन्सेप्ट है वो चीजें समझाऊंगा, और साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू दोनों करवाता रहूंगा। ये जो पढ़ाने का मेरा तरीका होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के थोड़ा सा अराउंड जाएंगे हम लोग और बाहर की थोड़ी सी चीजें देखेंगे और आपको बताते चलेंगे कि यहाँ पर ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है और ये चीज एनसीईआरटी में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज लिविंग के बारे में सबसे पहले बात कर ले। क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग व्हाट इज लिविंग के बारे में बात कर ले। तो बात करें अगर लिविंग के बारे में, तो हम लोगों ने अक्सर देखा है जो क्या करें जिनमें मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन करें, रिस्पायरेशन करें, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो उनको हम लिविंग के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आई कि भाई जब हमने लिविंग और नॉन लिविंग की पहचान कर ली, तो इतना ब्रॉड जो है चीजें मिली लिविंग की, वो पहचानना मुश्किल हो गया कि भाई हम किसको कहाँ पर रखें। तो साइंटिफिक तरीके से चीजों को बंटवारा किया गया, और नॉन साइंटिफिक तरीके से, तो नॉन साइंटिफिक तो हमें पढ़ना नहीं है, साइंटिफिक तरीके से बंटवारा किया गया। और साइंटिफिक तरीके में सबसे पहले बात आई अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने क्या किया, लिविंग थिंग्स को दो भागों में बांट दिया, प्लांट और एनिमल, प्लांटी और एनिमलिया जिसे कहा गया। अब प्लांटों में भी इन्होंने उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर, अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल तरीके से जो प्लांट को बांटा, और उसको उन्होंने कहा कि भाई ये हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, तीन भागों में बांट दिया। तो हर्ब्स किसे कहते हैं, हर्ब्स जो हमेशा क्या होते हैं, हरे रहते हैं, छोटे होते हैं। सर्ब, अब जैसे धूप घास की बात कर ले हम लोग, तो वो कहाँ पर आएगा, हर्ब्स में आएगा। सर्ब्स, सर्ब्स में कौन आएगा, जैसे तुलसी के पौधे हैं, मेहंदी का पौधा है, ये सब किस में आएंगे, सर्ब्स में आएंगे। सर्ब्स की स्पेलिंग सही है फिर आप। और ट्री, ट्री में कौन आएगा, जिनमें तने, स्टेम मोटे होते हैं, जैसे आम के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, ये सब क्या है, ये सब ट्री। तो मॉर्फोलॉजिकल तरीके से अरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, किसका, प्लांट का। इसी तरीके से इन्होंने एनिमल या को भी, एनिमल्स को भी डिवाइड किया दो भागों में। एक तो जिनमें आरबीसी पाया जा रहा था, और एक विदाउट आरबीसी। विदाउट आरबीसी ऐसे जीव जिनमें आरबीसी पाया जाए, और ऐसे जीव जिनमें आरबीसी ना पाया जाए। तो जिनमें आरबीसी पाया जा रहा था उसे एनीमिया कहा गया, और जिसमें आरबीसी नहीं पाया जा रहा था, ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी नहीं पाया जा रहा था, उसे एनीमिया कहा गया था। ए से वर्ड आप याद रखिएगा, एनीमिया, ए का मतलब अपसेंट, आरबीसी क्या है, अपसेंट। तो ऐसे जो एनिमल हैं जिनमें आरबीसी नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, और जो है जिनमें आरबीसी पाया जाता है उसे एनीमिया कहते हैं। तो इसके बाद बात आती है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया 1758 में, और इनका जो बेस था क्लासिफिकेशन का
सेल वॉल था। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सेल वॉल ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का आधार रखा वो क्या था, वो सेल वॉल था। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दो क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब इन्होंने प्लांटी में किसको किसको रख दिया, आपके अगर बात करें हम लोग, देखिए प्लांटी में किसको रखा है इन्होंने, प्लांटी की बात करें, अगर प्लांटी के बारे में बात करें तो प्लांटी में इन्होंने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी को रख दिया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और फंजाई को भी प्लांट की वर्ग में रखा था। चलिए इसके बाद एनिमेलिया में आप जो है स्पंज, बर्ड्स, फिशेस और को यहां पर उन्होंने रख दिया। इसके बाद यहां पर ये इनकी ये लिमिटेशन थी कि ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा को क्लियर नहीं कर पाए थे कि इनको वो कहां पर रखे, और ये इनकी कमी थी कैरोलस लीनियस की। अच्छा कमी वो भी क्यों ना, कमी का कारण था, उसका सबसे बड़ा ये कारण था इन्होंने जो अपना बेस बनाया वो केवल सेल वॉल को बनाया था, और इसी वजह से जो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा को ये क्लियर नहीं कर पाते कि इनको रखे कहाँ, तो उठाकर इन्होंने कहां पर रख दिया था, प्लांटी में रख दिया था, जो कि आगे चलकर अलग हुए थे। फिर इसी तरीके से बात आती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 ईस्वी में बताया। अच्छा बच्चों जो एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक जो है इस सन को नहीं बता रही है यार, बस ये याद रखिए 18th सेंचुरी में अर्नेस्ट हैकेल ने जो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और जो उनका बेस था वो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेस बनाकर उन्होंने एक नया वर्ग दिया जिसको प्रोटिस्टा कहा गया, और उस प्रोटिस्टा के अंतर्गत बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम और फंजाई को रखा गया। देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा जा रहा है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया, प्रोटोजोआ को रखा गया, डायटम्स को रखा गया और फंजाई को रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेस क्या था इनका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इन्होंने एक नया वर्ग बनाया प्रोटिस्टा जिसका नाम दिया रखा गया, और इसके अंतर्गत इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम्स और फंजाई को प्रोटिस्टा में रख दिया, जो कि लीनियस नहीं कर पाए थे, ये क्लियर ही नहीं कर पाए थे कहां रखा जाएगा। ठीक, इसी के बाद जस्ट आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कोपलैंड ने दिया था, और बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और कब दिया। 1956 में कोपलैंड ने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनका आधार था प्रोकैरियोटिक को अलग किंगडम दे दिया, इन्होंने अलग किंगडम बना दिया। देखिए आपने प्लांटी पढ़ा, एनिमिलिया पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, और मोनेरा, यहाँ पर एक नया किंगडम देखने को मिला मोनेरा, और मोनेरा किंगडम को ऐड कर दिया गया, और किसने ऐड किया, कोपलैंड ने किया 1956 में। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा। इसके बाद जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आर.एच. विटेकर ने दिया 1969 में, 1969 में आर.एच. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उनका जो बेस था सेल टाइप, सेल कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसके बाद न्यूट्रिशन का आधार क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, इसको भी उन्होंने आधार बनाया था, और इसके आधार पर उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को एक नया किंगडम बना दिया गया, जो कि
पहले 2 किंगडम में प्लांटी में रखा हुआ था, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में रखा हुआ था, ठीक। लेकिन 5वें किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को एक अलग किंगडम दिया, किसने? विटेकर ने। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फंजाई को एक अलग किंगडम किसने बनाया? तो अलग किंगडम किसने बनाया? आर.एच. विटेकर ने बनाया। और ये फंजाई इंपॉर्टेंट भी आपके लिए होगी। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे 5 पिमनर क्लासिफिकेशन के फ्लो चार्ट के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है।